बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज परवेज़ इलाही साहब से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने साथियों समेत PTI में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि नैब रावलपिंडी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को तोशाखाना केस में तलब कर लिया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात और पार्टी में शमूलियत का आज बाकायदा उनकी जानिब से ऐलान किया गया। क्या ये इक़दाम जो है मुस्बत साबित होगा खान साहब की सियासत के लिए पंजाब में? एक कन्फ्यूजन है जी अभी तक, और वो ये है कि अनाउंसमेंट हो गई है उनकी बतौर पंजाब सदर पंजाब परवेज़ इलाही साहब की, या भी होनी है जी। क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने कहा कि हो गई है गालिबन, जो मैंने सुनी बात, और जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि भी होनी है परवेज़ इलाही साहब की बतौर PTI पंजाब सदर पंजाब। लेकिन इसमें ये बात जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ज़ाहिर खान साहब का ये फैसला होगा। तो खान साहब ने ये फैसला जो है वो फवाद चौधरी साहब के साथ परवेज़ इलाही साहब ने किया। खान साहब के साथ नहीं किया परवेज़ इलाही साहब ने, बल्कि फवाद चौधरी साहब के साथ किया। और यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि जब अपना फवाद चौधरी साहब पिछले दिनों जब गिरफ्तार हुए थे, तो एक ऑडियो आई थी, वो परवेज़ इलाही साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फवाद चौधरी साहब के बारे में। उन्होंने कहा था कि यार ये पहले अगर हो जाता तो हमारी असेंबलियाँ रह जाती है। वो पता नहीं टेप से ही सही थी या गलत थी। तो बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब के साथ ही खान साहब की जो स्टडी, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब के साथ ही खड़े होकर परवेज़ इलाही साहब की अनाउंसमेंट करवाएं। कल खान साहब ने यास्मीन राशिद साहबा के साथ की थी ना, तो लेकिन आज वो पर, और वो ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब के साथ। तो अब उन्होंने बाकायदा ज्वाइन कर लिए। अब बतौर पंजाब सदर की है, नहीं की उसकी अनाउंसमेंट, उन्होंने कहा हो गई है, उन्होंने कहा नहीं हुई, अभी प्रोसेस हो रही है, क्या वही रहेंगे, क्या चेंज हो जाएंगे पंजाब की सदर PTI के, वो देखना है। और जाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब किस तरह से आगे PTI के अंदर अपनी सियासत को आगे लेके चलते हैं, ये देखना है। और उधर से शुजात साहब ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। अच्छा, अब ये एक तो बात, दूसरी बात जो है वो आज ये आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफ़ा जो कई रोज़ से ज़ेर बहस रहा। आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं ये जरदारी साहब की चॉइस थे। अच्छा। एज ए DGIB, और ये DGIB नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं लगे, ये DGIB लगे थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, जब जावेद नूर साहब वहाँ से रिटायर हुए। तो उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ नाम उसमें सामने आए थे उस वक्त, और उसमें से एक नाम तो मेरा ख्याल है वाजिद दुरानी साहब का था। वो फिर, लेकिन वो वाजिद दुरानी साहब जो मुर्सा भुट्टो शहीद के साथ उस वक्त यानी हवाले से जिनका, लेकिन वो उनका नाम नहीं हुआ, फिर इनका नाम हुआ। तो इनकी ये बात ज़हन में रखें कि ये DGIB ये मेरे ख्याल से इन्होंने बड़ा तवील अरसा गुजारा। ये 2011 में गिलानी साहब के दौर में आए, फिर जावेद नूर साहब रिटायर हो गए थे, और फिर ये आए और ये पंजाब पुलिस में इन्होंने सर्व किया, कैम्ब्रिज वगैरह से भी पढ़े हुए हैं। और जिन लोगों, ज़ाहिर है कि अब आप सोचें ना कि कब से इनको हम, मतलब उस वक्त हमने इनको देखना शुरू किया जब ये 2011 में आए थे, उस वक्त बल्कि एक प्रोग्राम भी पूरा किया, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। तो उसके बाद ही हुआ कि इन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद राजा परवेज़ साहब आए, केयर टेकर सेटअप आया, नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब का दौर आगे चलता रहा। अब बीच में ये पूरी आप समझ लें तारीख़ है ना, DGIB बड़ी तारीख़ है, ठीक है। यानी उस वक्त से लेके 2011 से लेके 2018 तक एक लंबा दौर,
और इस दौरान जो है वो जाहिर है कि बहुत सारे वाक़यात, लेकिन इनका नाम कभी किसी तनाज़े में नहीं आया। यानी ये इस तरह के डीजीआईबी के तौर पे एक शख्सियत रही इनकी। इनका नाम वैसे तो आया सिर्फ उस वक्त के जब धरने के दौरान एक टेप आई और वो कैसेट वैसेट के हवाले से बात हुई, सुनाई इन्होंने आईबी को बड़ा प्रोफेशनली हाई कर दिया। लेकिन ये इनका ये बहुत ज़्यादा डीजीआईबी के तौर पे किसी तनाज़े में इनका नाम नहीं आया कभी भी। और अदालतों का जो फैसला होता था उस पर आईबी बहुत तेज़ी के साथ, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त की जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालतें हैं और इफ्तिखार चौधरी साहब एक डीजीआईबी को बुला रहे हैं कि आपने काम करना है, या वो देखें ना, मतलब है कि वजारत दाखिला को डीजीआईबी तो जितनी एग्जीक्यूशन हो रही है उस वक्त 2011 ऑनवर्ड इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट्स में, तो वो जो है वो डीजीआईबी के तौर पे अब ये बिल्कुल उसमें ये नहीं देख रहे कि जो है वो मतलब ये अदालतों को फॉलो कर रहे हैं, अदालतों के ऑर्डर्स को, और डिलीवर कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं अंदर बाहर आगे पीछे, मतलब है कि कोई ज्यादती नहीं हो रही। वो कह रहे इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत 40 मिनट में पहुंच जाएं जी, समाअत मुलतवी हो रही है, 40 मिनट के अंदर बंदे ने इधर होना है उधर ही होना है, मतलब उसके बाद बंदा गया, अगर वो अपनी सर्विस उसकी गई। तो वो इस तरह की सिचुएशन में ये आफ्ताब सुल्तान साहब और फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, और फिर नाम जाहिर है कि ज़्यादा उभरा जब धरने के दौरान वो एक खबर आई और उसमें कि जी रिकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने मतलब मेरा ख्याल है काफ़ी सारे धरने इन्होंने निपटे एज ए डीजीआईबी। यानी आप देखें ना कि जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब का पहले वाला धरना था, दूसरा जो इमरान खान साहब के साथ था, 18 तक है ना जी। तो एज ए डीजीआईबी मतलब बहुत कुछ इनके अंदर मौजूद है, अंदर सीने में। अच्छा, जब ये धरने के हवाले से बात हो रही है तो मैं सच बताऊंगा, जो तारुल कादरी साहब का एक तो पहले तारुल कादरी साहब आए ना, पहले आए जो 2013 वाला, तो उसमें तो वो अकेले थे। तारुल कादरी साहब यहाँ पर आए और यहाँ से वो चले गए थे, जिसमें वो एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया था। और जो कि राजा परवेज अशरफ साहब जिसको टाइप जो है वो मतलब टाइप किया, वो उसको बनाया मुशाहिद हुसैन साहब ने था, लेकिन वो जाहिर है कि पेश उसको जो है वो फारूक नाइक साहब और बाकी कायरा साहब, बाकी सारे लोग थे, वो उसका ड्राफ्टिंग उसकी मुशाहिद साहब ने की थी। तो और जब वो ड्राफ्टिंग हो रही थी तो बड़ी आम शख्सियत की कॉल्स वगैरह आ रही थी मुशाहिद साहब को उस वक्त, हम भी वहीं कहीं मौजूद थे। तो हुआ ये कि खैर भारत मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो पूरा वो दौर, फिर पुलिस, पंजाब पुलिस, फिर यहाँ पे कैमरे से पड़ा बड़ा। उस जमाने में ये हुआ कि जब ये 14 वाला धरना आया ना, 14 वाला भी और पहले का भी 13 वाला भी, तो ताहिर कादरी साहब को के पास जब भी उनसे बात हुई तो उनको वो कहते थे कि ये कंटेनर मेरा बग्ड है, मेरा कंटेनर बग्ड है। सही। अच्छा, क्योंकि ताहिर कादरी साहब कंटेनर में ही, उनका जो कंटेनर था उसमें ही वो उनकी यानी एक बेड वगैरह और साथ उनका वॉशरूम, कंटेनर ही एक तरह से घर था। तो लेकिन जो इमरान खान साहब, अच्छा फिर वो ताहिर कादरी साहब और इमरान खान साहब के मतलब कज़न तो थे, लेकिन ताल्लुकात कोई ऐसे नहीं थे जो, तो चले ताल्लुकात वैसे थे जैसे कज़न्स बहुत ही होता है ना कि मतलब एक दूसरे को नापसंद करने वाले कज़न्स होते हैं। ना खान साहब पसंद करते थे ना कादरी साहब पसंद, बड़ा हालत मजबूरी जो है ना वो बड़ा मतलब बड़ा मसला हो जाता था हर किसी वक्त जो है वो। और तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे ताहिर कादरी साहब ने 2-4 दफ़ा ये बात कही कि यार आप अभी, क्योंकि होता था उधर जा रहे हैं कुछ लोग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं मीडिया सारा, तो कई सब कहते हैं कि यार खान साहब से कैसी है,
मैंने कहा जी थोड़ी है, ठीक है, मच्छी सलाम तो अलग से है, ठीक, बताइए फरमाइए। वो कहते हैं ये खान से कहें उसको पता है कि खान साहब को कि उनका कंटेनर बग्ड है, ये बगिंग अच्छा। ये, अच्छा ये बाहर आके ना थोड़ा सा यानी कंटेनर से वो सीढ़ियों के पास आके इस तरह की बात कादरी साहब बाहर आके हवा में। अच्छा हमारे यहाँ ये भी वैसे तासुर रहा कि अगर खुले हवा में बात की जाए तो शायद कोई नहीं सुनेगा, हालांकि खुली फजा में आप बात करें तो ये छोटे छोटे ये जो है ना मच्छर साइज के ये भी जो ड्रोन्स घूम रहे हैं ना ये भी आवाज़ कैच कर रहे होते हैं बहरहाल। तो लेकिन वो ये ज़हनों में है लोगों के बाग में चले जाओ यार, बाहर चले जाओ, कमरा बग ना हो तो बाहर तो बाहर जाके और जो है ना मुसीबत होती है। तो उसमें ये हुआ कि तो कादरी साहब बड़े केयरफुल थे गुफ्तगू में, सही। और वहाँ पे उस तरफ रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो अब हैं इस वक्त वो आईबी ने उस वक्त रिकॉर्ड्स की है, रिकॉर्डिंग की है, लेकिन कभी भी उनका नीचे प्रोफेशन था, इसको कभी भी आफ्ताब सुल्तान साहब ने कोई ऑडियोज या वीडियोस उनको वो बिल्कुल वो खजाना महफूज रहा। सही। और मैंने खान साहब से बात की जाके, मैंने कहा जी खान साहब ने कहा छोड़ो यार चलते चलता है। तो उस वक्त फिर बल्कि फिर मैंने अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए 15 तारीख गुजर गई, मैं यहाँ पे चाहूँगा तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी और अहबाब से भी और तमाम लोगों से, सियासतदान याद रखना चाहिए 15 तारीख जो गुजरी है 3 साल हो गए नईम उल हक साहब को जी दुनिया से गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तीसरी बरसी उनकी 15 तारीख को थी, तो और 23 तारीख को यानी 2 रोज़ के बाद रहमान मलिक साहब की पहली बरसी है, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। बहरहाल तो अब ये हुआ कि वो उस वक्त जो है, तो ये मेरे ख्याल से कारकुनों को, पार्टीज को, अपने जो हैं सबको याद रखना चाहिए वो दिन जिसमें सीनियर्स और सारे, तो नईम उल हक साहब की बड़ी खिदमात रही हैं बिलाशुबा। तो बहरहाल तो उस वक्त ये हुआ कि वो उन्होंने कहा कि ये खेल नहीं होगा, नीचे के स्टाफ लाता था ये वो सारा, और तो एज ए डीजीआई भी। अच्छा इमरान खान साहब ने फिर ये कहा कि इलेक्शन से पहले डॉक्टर सलमान खान आ गए, तो इमरान खान साहब का कहना ये था कि ये एक सेल बनाया है आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो कि इलेक्शंस के अंदर रिगिंग करेगा। आफ्ताब सुल्तान साहब ने ऐसा, मेरी इतलात हमने बात भी की तो खान साहब ने कहा कि नहीं ये एक सेल बनाए और ये रिगिंग के लिए और ऐसे। मैंने कहा खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि आफ्ताब सुल्तान साहब इस तरह की शख्सियत हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ अच्छी तरह, खान साहब से ये बात नहीं कि ये वाली बात पहला हिस्सा, लेकिन दूसरा हिस्सा भी मैंने नहीं मुलक साहब बाकी लोगों से मैंने कहा यार ये अगर आफ्ताब सुल्तान ने करनी होती है तो उनके पास तो कितना कुछ पड़ा हुआ है, उन्होंने तो इसको बिल्कुल यानी इखलाकी तौर पे भी कभी मुनासिब नहीं समझा कि इन चीज़ों को आगे लाया जाए, और बल्कि डांट डपट भी की अपने लोगों से जो मुझे अंदाज़ा है, लेकिन वो ख़जाना उस वक्त की रिकॉर्डिंग्स वगैरह। एनीवे अब आप वक्त देखें कि कैसे आज पीटीआई का कहना यह है कि ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो है वो बड़े यानी उन्होंने अच्छा काम किया, सराह रहे अच्छा नहीं, और हकीकतन आफ्ताब देखें होता यह है कि कुछ लोग मैंने आपसे ना कुछ शख्सियात, यानी आप सोचें कब से, यानी आप देखें जरदारी साहब के दौर, यानी यूसुफ गिलानी साहब का, राजा परवेज साहब, आगे फिर केयर टेकर, फिर लेकिन इनके ऊपर कभी कोई चीज़ नहीं आई किसी किस्म की, क्योंकि एक साख होती है ना तवील अरसा, और ये कोई नए ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ साहब ने आखिरी 1 साल लगा दिया था डीजीआईबी या 2 साल, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह की शख्सियत जो कि बहुत, और उस वक्त यह था कि कोई ऐसा डीजीआईबी हो जो इफ्तिखार चौधरी साहब के अदालत में खड़े होकर जवाब भी दे सके, बात भी करे फौरन, एक मतलब एक थम से, आप सोचे ना क्या दौर था 2011 12। अब वो रिजाइन कर गए, 3 साल के लिए आए थे, लेकिन ये यानी अभी जुलाई में इनकी अपॉइंटमेंट ये आए थे चेयरमैन नैब, और 7 महीने रहे, और इनका जो नोटिफिकेशन था उस पर ये लिखा हुआ था कि कायदे ईवान यानी प्राइम मिनिस्टर जी, और कायदे हिस्ब इख्तलाफ यानी राजा रियाज साहब की मुशावरत से डीजीआईबी मुकर्रर किए जाते हैं, और इनकी मराद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे। 7 माह ये रहे, और चंद रोज पहले से इनके इख्तलाफात शुरू है, वो रीजनिंग मेरे ख्याल से खुद
आने वाले दिनों में चीज़ आ जाएंगी कि क्या मामला है। कुछ ज़राए बता रहे हैं, ये खुद भी शायद कुछ बात करें या कुछ प्रॉपर स्टोरी आए। लेकिन यह है कि ये एक क्राइसिस ऐसा है कि वो जब बात करेंगे तो फिर उनकी बात को झुठला कोई नहीं सकेगा, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो आफ्ताब सुल्तान है। यानी कि हकाइक की बुनियाद ना 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 देखें, मतलब आप यानी वो देखें, डीजीआई भी रहे हैं और प्रोफेशनल डीजीआई भी रहे हैं, प्रोफेशनल। तो ऑन अथॉरिटी कोई बात उनके बारे में कर नहीं सकता, ठीक है। अब उन्होंने इस वक्त ये कहा कि कोई दबाव, कोई केसेस का जो बात आ रही है सामने, तो वो जब बात करेंगे तो उनकी बात कोई आगे से मतलब उनके बारे में कोई बात कर नहीं सके। तो मेरा ख्याल है कि देखना ये है कि अभी खामोश रहते हैं या वो बात करते हैं मीडिया पे, यानी खुद बात करते हैं जरा इसे हट के। तो ये एक नया क्राइसिस। अच्छा, अब यहां पर इसीलिए फवाद चौधरी साहब की तरफ, पीटीआई की तरफ से कहा गया, दो बातें आज ऐलान हुए इंपॉर्टेंट इमरान खान। एक तो ये कि कल जेल भरो तहरीक है, तो गालिबन ये तय हुआ है कि पहली गिरफ्तारी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब दें, और ये गिरफ्तारी ये माल रोड पे गिरफ्तारी अंदर नहीं ली जाएगी, बाहर से देंगे। बाहर 144 लग गई है, ये 144 भी खूब है। ये 144 जो है ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, पता नहीं कितने मुल्कों में और भी है। ये अंग्रेजों की दौर की है उस वक्त, और वो 150 साल मेरे ख्याल से, हाँ ये वो बहुत, यानी कोई 50-60 मतलब सॉरी 70-80 साल पुरानी नहीं, 80-82, ये कोई 150-200 साल पुरानी है दफा 144। और दो दफाती, तीन मेरे ख्याल से दफात ऐसी हैं जो लोगों को याद रहती हैं। एक है दफा 144 जी, दूसरी तो लोगों ने नाम रख दिया हुआ है, दूसरी जो दफा है उसका तो नाम रख दिया, वो है दफा 420। 420 एक्चुअली एक दफा है यानी एक वो है जो उसके तहत फ्रॉड व्रॉड किया हो, ये किया हो, तो 420 लोगों ने नाम है, बड़ा 420 आदमी, हालांकि वो एक दफा है। और तीसरा 302, तो ये 2-3, तो 144 वो अंग्रेजों के दौर की है। 12 अब ये है कि वो वहां से गिरफ्तारी देंगे, और इनका है ये है कि ये 144 लगी, यानी पहले ही जब, यानी इस वक्त एक्चुअली वो धचे उड़ चुकी हैं वो 144 की, इतनी वहां पे कारकुन और लोग मौजूद हैं कि अब आप देखें कि यहाँ पे वो 144 कहाँ गई। डॉक्टर साहब कल हुकूमत की एक मैं सिर्फ बात कर दूं, ये इससे पहले कि मैं, देखें हुकूमत इस वक्त एक काम करे, अगर कुछ नहीं हो रहा ना, एक काम जरूर करें बराए करें। और ये मैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, छोड़ दें परफॉर्मेंस या जो भी बाकी इस वक्त मईशत और बाकी जो बयानियां मैंने छोड़े साइड पे। खुदारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा नैब के बारे में कर दें। ये नैब, मुझे ये बताएं कि ये कादर मौसवी साहब कौन थे, मतलब कोई तो बताए भाई, कोई शख्सियत तो बताए ना। अब हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, ये क्या किस्सा है? मतलब कादिर मौसवी साहब कौन हैं, उनको कैसे, उनको किन शराइत पे लिया गया, कितना पैसा उन्होंने लिया, कितने ऑफिसर्स ऐसे जो नैब में आए, बाद में जो नैब के केसेस बने उनके वो या तो मुलाजमीन हो गए हकीकतन बिजनेसेस में, या उनके पार्टनर्स बन गए। मतलब नैब तो लोगों के लिए छोड़ दें, लेकिन फिर ऐसे लोग भी हैं, ये आफ्ताब सुल्तान जैसे। लेकिन इससे पहले जो नैब रही है वो जनरल अमजद साहब के दौर से, उससे पहले आप चले जाएं एहतसाब ब्यूरो के दौर से, तो नवाज शरीफ साहब के दौर से लेके और उसके बाद से लेके, तो ये इसकी, चलें हमें ये बताएं कि इसमें कौन का कितना पैसा लगा है। आखिर में तो विलिंग डीलिंग हो गई ना, सबकी विलिंग डीलिंग होती रहती है ना। क्या है मतलब आपने, यानी आप जरा तसव्वुर करें ना, क्या है कि चलते जा रहे हैं, नैब को ही रख के सामने, कभी काफ निकल रही है, कभी ये निकल रहा है, कभी पेट्रियट बन रही है, कभी वो उधर से हो गया। इसने कहीं तो खत्म होना है ना इस किस्से ने, तो कम से कम और कुछ नहीं तो हमें, चले केसेस को भी छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें कि आखिर कादिर अपना ये जो मौसवी साहब हैं, कादिर मौसवी, इनके साथ क्या मामला हुआ। इतनी तो मेरा ख्याल है हुकूमत और जो पीपल्स पार्टी भी है, ताकि हमें क्लियर हो कि जाते जाते थोड़ी देर पहले मुझे याद है शायद ये बात उन्होंने कही थी कि कोई एक
अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमें $1 बिलियन की मिल जाए इमदाद। उन्होंने कहा सिंगापुर में किसी जगह आपको याद है $1 बिलियन पड़े, $1 बिलियन और मुझे इतना दें तो मैं बताता हूँ नवाज शरीफ साहब। मैंने कहा 1 मिनट यार, अच्छा तो मतलब हमें बताएं तो सही कि वो आखिर ये जो इन्वेस्टिगेशंस हम आउटसोर्स करते रहे किसी को, वो आगे से क्या उनके साथ एग्रीमेंट हुआ, फिर क्या खान साहब के दौर में हुआ? खान साहब ने कहा मुझे मेरे तो नहीं हुआ, उस जमाने में खान साहब के दौर में ये आई थी चीजें, जी। फिर वो गायब हो गया किस्सा पूरा, फिर वो क्यों गायब हो गया हमें नहीं पता। और पैसे भी नहीं नहीं हुकूमती वो खजाने क्यों से गए खान डॉक्टर साहब के साहब, दौर में बड़ी आया था ना, तादाद वो में। फिर कहाँ गया वो खान साहब ने भी नहीं बताया, हम तो पूछ ही नहीं सकते थे, किसे पूछें? अच्छा अब भी पूछ रहे हैं खामोशी नहीं, है। अभी भी खामोशी है। इन्हें जी। पता चले कि आखिर नैब ने, मतलब नैब पे खर्चा कितना हुआ है, कौम का पैसा लगा है ना नैब पे, और नैब ने आगे से क्या किया है, या रिकवर नैब कितना किया? मतलब कोई मंतकी अंजाम तक कोई केसेस कितने पहुंचे हैं, क्या हुआ? अभी मैं कल सुन रहा, दो 4 रोज पहले मैं फवाद साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, सलीम साफी साहब के, मैं तो परेशान हो गया सुन के उनकी गुफ्तगू कि ये होता रहा है, इस तरह केसेस बने हैं, ये है, ये अजीब। भाई बात ये है कि नैब ने ऐलान कर दिया, नैब ने ये कर, जैसे हो रहा है अभी भी हो रहा है, भाई मसला ये है, खान साहब को बुलाया होगा, हुई होगी तोशा खाना, सब कुछ है, मान लिया सब कुछ या सही है या गलत है। कभी कोई केस नैब का अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है? कितने केसेस मंतकी, ये छोड़ दे हमने डिलीवर करवाया, इतने पैसे हमने लिए, प्ली बार्गेनिंग, वो छोड़ें यार इसको प्लीज, हमने तय कर लिया उनके साथ। क्या होती प्ली बार्गेन? प्ली बार्गेन का मतलब है कट किया आपने, ठीक है ना, 1 अरब की चोरी की है तो कट कर लिया आपने कि जी हमने उनसे जो है ना वो 10,000 में प्ली बार्गेन कर लिया या 50,000 में, उसका कोई रूल है? क्या क्या हुआ, किसने दिया? मतलब ये जो है ना इस तरह नहीं होता। डॉक्टर साहब ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे खित्ते की मामलात पर भी। नाजरीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त जो जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जिन शख्सियात का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि इनको यानी इनका नाम उस वक्त भी आया था सामने, यानी प्रोमिनेंटली, जब एक बड़ा बैंक ऑफ पंजाब स्कैंडल आया था, शुगर बैंक ऑफ पंजाब, और आफ्ताब सुल्तान साहब का। सुल्तान साहब ठीक है। ने उस रिपोर्ट बनाई थी 5,000 सफ़ात पर मुश्तमिल। सही। और उसमें फिर चौधरी साहब वगैरह का नाम आया था, और ये जो स्कैंडल, तो वो भी इनकी रिपोर्ट थी। सही। वो एज अ पुलिस ऑफिसर, लेकिन फिर बाद में जो है वो ये डीजी आई। तो उस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ हुकूमत का हिस्सा थी, तो एक थोड़ा सा ये था कि, लेकिन आप ये देखें ना कि इन्होंने बिल्कुल यानी सुप्रीम कोर्ट और ये लॉ, बिल्कुल सीधा लॉ ये कह रहा है, लॉ कानून कानून कानून। तो मैं एक याद दिलाऊं कि ये वो हैं। अच्छा अब इसमें डेडलॉक मजीद, और इस बात के इम्कानात हैं कि आज या कल किसी वक्त दोबारा वो वर्चुअल मुज़ाकरात शुरू हो जाएं IMF के साथ, और इस हफ्ते जो है वो जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है हो जाए। लेकिन उसके नतीजे में फिर क्या होगा अगले चंद रोज़ में माशी तौर पे ये देखना है। और ये एक आज का दिन तो तमाम रोज़ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बात नहीं की गई, ना ही कोई अदालत में गया, ना उनकी तरफ से कोई बात हुई कि 9 अप्रैल को इलेक्शन पे क्या करना है। यानी इलेक्शन आज का सारा दिन जो है वो, जैसे कल का सारा दिन जो था वो इमरान खान साहब की अदालत में, तो आज का तमाम रोज़ जो है वो ये आफ्ताब सुल्तान साहब के मामले पे कि अब क्या कैसे होगा, क्या मुशावरत जो है वो PTI से होगी, क्या PTI वापस जाएगी, क्या उनको जगह मिलेगी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की, कैसे होगा का। तो वो जो है वो फौरी तौर पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, और ये देखें ये वो पोस्टिंग्स हैं जो रहेंगी अपनी जगह, ठीक है। इसीलिए वो जो राय थी ना कि असेंबलियों से नहीं जाना चाहिए अभी,
या बैठना है। यही मेरे ख्याल से उससे दोबारा थॉट आई। फिर वो चीज़ें ज़ाहिर सियासत ऊपर नीचे हो रही है तेज़ी के साथ, इवेंट्स हैं। अच्छा, इसमें तो वो अब 9 अप्रैल जो है वो खान साहब ने इलेक्शन करवाना है। अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होता, दूसरी बात फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आरिफ अलवी साहब के खिलाफ आईनी कार्रवाई कैसे करती है हुकूमत। उन्होंने कह तो दिया कि कार्रवाई हम करेंगे, वो कैसे करेंगे ये एक सवाल है। इम्पीचमेंट करेंगे, भाई सदर कैसे हट सकता है, जो मुझे नहीं पता। भाई सदर या तो कोई जहनी तौर पे या कोई बीमार हो या कोई ऐसा इशू हो, या जिस्मानी तौर पे कोई, या उनको कोई इस्तीफा ले या वो दे दें खुद, या ये है कि उनसे कोई जो है वो उनको इम्पीच करे। तो इम्पीच उनको तो असेंबलियां करती हैं और असेंबलियां इलेक्ट करती हैं नया सदर। तो नए ये सदर तो कैसे होगा, सदर को हटाएंगे कैसे, और ये कैसे तय होगा कि उन्होंने आइन शिकनी की है, उसको प्रोसेस को प्रोसीजर चलेगा कैसे होगा। मतलब सदर को इम्पीच करना मजाक नहीं होता। इससे पहले इम्पीचमेंट शुरू हुई थी मुशर्रफ साहब की, असेंबलियों सूबाई असेंबलियों तक पहुंचा था मामला, तो उन्होंने रिजाइन किया था। इशू ये है कि सदर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना इस तरह के सिनेरियो में कोई मजाक नहीं है। तो आरिफ अलवी साहब कैसे, कार्रवाई कैसे होगी कानूनी तौर पे, ये अभी तक हमें नहीं बताया हुकूमत ने। ठीक है। अच्छा, और ऐलान हो गया। अच्छा, उनका ऐलान हो गया, अब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं नहीं, और ऐलान हो चुका है। तो मुझे बताएं कि अब इस पे आगे कैसे ये मतलब कैसे मामला चलेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला, फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में समातें हो रही हैं, चल रही हैं, एक दिन का केस तो नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मार्च का महीना आ रहा है, मतलब चंद रोज रह गए फरवरी के, खैरियत से अल्लाह ताला लेकर आए। तो मार्च में इसकी समातें हो रही हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। मार्च गुजर गया, इधर से बुलाएं, वजारत दाखिला क्या कह रही है, वजारत दिफा क्या कह रही है, इसको बुलाएं, इनको सबको बुलाया जाए, भाई ये किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और जनाब पता चला कि कुछ 4 मार्च को फैसला आ गया कि 9 को करवाएं इलेक्शन। फिर भाई ये एक समात का खेल है क्या? यानी कैसे, मुझे बताएं ना कि क्या इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ना वो क्लियर है ना वो क्लियर है। फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये कब होगा, बेंच बनेंगे, तारीख। अच्छा, मतलब देखिए ना, कोई कल वो साइफर वाला केस भी लगा हुआ है, खान साहब कल ने खान जो साहब का साइफर के हवाले से बात की थी, ठीक है, वो फाइजीसा साहब का, जी उनका आप बेंच बात सुनेगा, कर चुके हैं। और साथ ही जेल भरो तहरीक। अच्छा, उसमें अब देखिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट पूरी 1 फरवरी को, और 5 फरवरी के महीने में बहुत टर्मोइल है, ये मैं अभी से बता दूं। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल भी है, सिक्योरिटी अल्लाह ताला खैरियत से रखे, सिक्योरिटी के हालात खैरियत से रहे हैं, लेकिन टर्मोइल है, हिजान है, मईशत के हवाले से, बाकी हवालों से, क्या इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, जेल भरो तहरीक क्या होता है। क्योंकि 2 हफ्ते, अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 2 हफ्ते में दम तोड़ जाएगी, तो मार्च तक आ जाता है ना मामला। क्या मार्च में भी पैसे मिलेंगे, या मामला अप्रैल तक जाएगा, ये बोर्ड लेवल मीटिंग कब होगी, इतना आहिस्ता क्यों है हुकूमत IMF के साथ। मतलब वो इस वक्त तो वहां जाके, मतलब मुझे तो, मेरा तो ख्याल वहां जाना चाहिए था एक दोबारा से, और वहां जाके कन्विंस करते कि स्टेट के इसको मीटिंग को हालात देखें मुल्क के, पाकिस्तान के, जल्दी मीटिंग करें। हमने यही कंडीशंस कर दी, और क्या चाह रहे हैं, कायल करें, वजह कन्विंस करें, बात करें। तो ये एक हिजान का मामला होगा। महंगाई असरात जो कुछ हुए हैं, वो भी अगले महीने बिल आ रहे हैं लोगों के, अगले महीने सारा हो रहा है, मतलब एक हिजान। अब इसमें वो जो बात अभी हुई थी, आज एक बहुत तारीखी तौर पे एक बदतरीन, अगर कोई यानी आप समझें कि हम बनी नौ इंसान के लिए कोई हम पहुंचे हुए हैं ना इस वक्त जंगों के हवाले से, और वो ये है कि जो न्यू स्टार्ट जो कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। अच्छा, ये कुछ 60 की दिहाई में आइडिया, फिर उसके बाद 80 में रेगन साहब ने कहीं कहा, फिर जाके जो है आगे, फिर ये बुश सीनियर और गोर्बाचोव के दौर में ये एक एग्रीमेंट हुआ कि, और ये उस वक्त हुआ जब सोवियत यूनियन, बात पहले से चल रही थी, हुआ उस वक्त जब सोवियत यूनियन टूट गया, तो ये स्टार्ट मुआहदा हुआ, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी ऑफ आर्म्स रिडक्शन, स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी। अच्छा, उसमें तो स्टार्ट 1 हुआ,
और ये वो माहदा था जिसके तहत वो बेलारूस और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए और कजाकिस्तान ने। सही। ये वो वाला माहदा है जो कहते हैं ना यूक्रेन के न्यूक्लियर, इस माहदे के तहत गए थे। तो यूक्रेन ने रशिया को वापस दे दिए, ये रियासतें अलग हो गई। यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, इन्होंने अपने वेपन्स रशिया को दे दिए। सही। इसीलिए यूक्रेन के पास वेपन्स नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो इसी माहदे के तहत हुए थे। इस माहदे को ने फिर आगे चला, फिर उसके बाद इसने मतलब ये चलता रहा आगे, लेकिन फिर इसने 2009 में जाके खटपट हो गई, एक्सपायर होना था स्टार्ट में। खटपट इसलिए होगी कि 2008 में कह दिया उन्होंने कि ये जॉर्जिया वाला जो हो गया, प्यूटिन उन्होंने कहा हम तो आगे बढ़ा रहे हैं नेटो को, वो ये सारा जॉर्जिया वाला मामला, और कैलिनग्रेड पे मिसाइल उन्होंने कहा भेज रहे हैं। और अच्छा उस वक्त जो है वो बहरहाल तो फिर बुश सीनियर के दौर में, बुश सीनियर के दौर में भी हुआ, बुश जूनियर, जब बुश जूनियर का हुआ तो उस वक्त प्यूटिन थे। ये आप देखें ना, जब बुश जूनियर थे तो उस वक्त प्यूटिन 2001 में उस वक्त SOT के हवाले से SOR या SOT ऐसे करके हुआ था माहदा। लेकिन ये स्टार्ट 1 चला, 2 कोलैप्स हो गया, 3 भी कोलैप्स हो गया, फिर उसको न्यू स्टार्ट बनाया गया। उसमें यह था कि इतने, अगर हम देखें ना इसको, ये दिखाएं अगर हम इसको सिर्फ इसकी जो ये माहदे हुए 69 में एक माहदा हो चुका है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, फिर इंटरिम एग्रीमेंट, फिर ये स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, फिर मॉस्को ट्रीटी 2002, फिर ये पूरा जो टेबल है। और इसमें ये तय हुआ कि इतने मिसाइल्स होंगे जो इंटरकॉन्टिनेंटल, यानी ये अमेरिका और रशिया का है कि आपके इतने मिसाइल्स होंगे, इतने नहीं होंगे, यानी आप यहां से अगर मारें तो वहां तक ना जाए और वहां से चले तो यहां, तो इतने होंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे। उस मुआहदे से आज प्रेसिडेंट प्यूटिन निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका और ये रशिया के, जी ये अमेरिका और रशिया, इसमें और कोई तीसरा मुल्क नहीं। आज ये जो है इसमें वो आज प्रेसिडेंट प्यूटिन उससे निकल गए, ठीक, और उन्होंने कहा मैं मुआहदा खत्म कर रहा हूं। और ये कब उन्होंने किया? उन्होंने किया जब 24 तारीख को जुम्मे को यूक्रेन का 1 साल पूरा हो रहा है। और जब प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड पहुंचे हुए, और पोलैंड में कल उनकी मीटिंग जो है वो बुखारेस्ट 9 ममालिक से हो रही है। बुखारेस्ट 9 क्या चीज़ है? ये बुखारेस्ट 9 जो है ना, ये अगर हम नक्शा देखें तो ये जो ईस्टर्न फ्लैंक है ना, यानी नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, यानी लिथुआनिया, लातविया, ठीक है ना, चेक रिपब्लिक, ये आपको सारा जो इनका ईस्टर्न फ्लैंक है ना ऊपर से नीचे तक, ये स्लोवाकिया, रोमानिया, तो इसको इसमें पोलैंड भी है, वॉर्सो पे तो पहुंचे हुए हैं ना, लेकिन रोमानिया, बुखारेस्ट तो यहाँ पे है ना रोमानिया में, तो ये बुखारेस्ट 9 कहते हैं। यहाँ पे ये बुखारेस्ट 9 मुल्कों ने, ये 2014 में जब क्रीमिया का हुआ तो इन्होंने अपना अलग से एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है, बुखारेस्ट 9। तो बुखारेस्ट 9 के लोगों से कल प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात हो रही है पोलैंड में। वो यूक्रेन से पोलैंड पहुंच गए हैं और वहां उनकी आज मुलाकात होगी पोलैंड के लीडरशिप से कल। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब वो कल पहुंच रहे थे यूक्रेन, तो उसी वक्त जब वो यहां पहुंच रहे थे दौरे पे प्रेसिडेंट बाइडेन, और वांग यी जो है वो मॉस्को लैंड हो रहे थे। अच्छा, उसी वक्त वो मॉस्को लैंड हो रहे थे, ठीक। और चाइना की जो यूक्रेन में इन्वॉल्वमेंट है ना, वो अब अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हमारे पास ये सबूत हैं कि जी वेपन्स देने जा रहे हैं, मोल असलहा दे रहा है चाइना, रशिया को, ठीक, चाइना असलहा दे रहा है, ठीक है ना, और असलहा दे रहा है। अच्छा, चाइना की तरफ से इसके ऊपर बात नहीं हुई, लेकिन मुझे ये बताएं कि फर्ज करें चाइना ने कह दिया ठीक है असलहा दे रहे हैं यूक्रेन को, सॉरी रशिया को, या कोई सबूत सामने आ गए, तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस होंगे? तो डॉक्टर साहब क्या चाइना बाउंड है कि रशिया को हथियार नहीं, स्ट्रेटेजिक, बड़ी क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनकी। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो हो सकता है उनके वेपन्स हो सकता है ना हो, यूज किए हों टेक्नोलॉजी उनके बेशुमार उनके, लेकिन इशू ये है कि इस जंग के लिए चाइना ने अभी तक कोई ऐसी नहीं चाइना की इन्वॉल्वमेंट नजर आई कि चाइना ने कोई अस्करी हथियार दिए हों। ठीक, अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना कैसे इन्वॉल्व होता है। चाइना ने आज अपना एक पीस प्लान पेश किया, इसको अमेरिका गौर से देख रहा है कि चाइना यूक्रेन के अंदर रोल प्ले करने आ गई है। ठीक है, मतलब कहां चाइना, कहां यूक्रेन यूरोप है, और वहां पर इटली, ये सारे जो ममालिक हैं जहां पे
जहाँ पे हुआवे भी काम कर रही है और जहाँ पे हमने उस दिन भी बात की जर्मनी। जी। तो ये यूरोप की जंग के अंदर सालिसी जिसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन नहीं कर सके, जर्मन चांसलर नहीं कर सके, उसमें क्या चाइना सालिसी करवाएगा यूरोप के अंदर? और अगर चाइना सालिसी करवाने में कामयाब हो गया, जो कि कई यूरोप के मुल्क कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी से चाइना मिलके, कामयाब हो सकता नहीं है। देखिए ना, यूरोप के ममालिक के बाद भी वो पोजीशनिंग है ना, कोशिश तो कई लोगों ने की ना कि सालिसी हो। ये जंग इस साल खत्म हो, इससे ज्यादा नहीं खींचेगी होपफुली, ये जो भी इसका रिजल्ट सेल पे जो अल्लाह भी। खैर करे डॉक्टर हाँ, साहब। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इसका एग्रीमेंट जो है ये कौन करवाता है अल्टीमेटली। देखिए आर्मीनिया अजरबैजान की तो टॉक्स हो रही हैं यूरोप के अंदर, कभी उसमें टर्की इन्वॉल्व हो रहा है, रशिया इन्वॉल्व हो रहा है, वो नहीं जा रही, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जी कौन रोल प्ले करता है बीच में, ये देखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक और यहाँ ये पर। कि 24 तारीख को क्या होता है, ठीक है, एक ठीक साल पे पुतिन क्या करते हैं यूक्रेन की जंग को। यूक्रेन, क्या वो ठीक है। विंटर लॉन्च करते हैं ऑफेंसिव अपना, क्या करते हैं जो वेस्टर्न मीडिया स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे यूक्रेन की जंग को एक साल मुकम्मल होने वाले हैं और चाइना क्या सालिसी का किरदार इन हालात में अदा कर सकता है और उसके नताइज क्या होंगे, इस पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान का जो अंदरूनी इंतशार है ना, इस वक्त दुनिया इसको बिल्कुल, आप समझें कि वो जो फैसला साजी है ना इस वक्त, बड़ी फैसला साजी, उसमें पाकिस्तान के अंदर इतना टर्मोइल है। यानी अगर आपको यही नहीं पता अभी तक कि इलेक्शन अप्रैल में होंगे या नहीं होंगे, वो केस कब बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में कब जाएंगे, लेकिन आज खामोशी रही। इलेक्शन कब होंगे, अचानक मुझे बताया ना उन्होंने, समातें होंगी ना, बहुत ये कुछ छोटा केस नहीं है। इसमें वजारत खजाना की रिपोर्ट जाएगी, वजारत दाखिला की जाएगी, उस पर उसके बाद सिक्योरिटी का होगा, कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब एक बहुत बड़ा इशू उधर चल रहा होगा। खान साहब कह रहे होंगे सड़कों पे ये करो, मतलब इलेक्शन करवाओ, गिरफ्तारी उनकी ये तलबी हुई है नैब में, क्या होता है उस दिन। इशू ये है कि इसमें अदालतें तो टाइम लेंगी ना अपना, कि पूरे इसके ऊपर पूरी क्या इख्तियार था या नहीं था, इसके ऊपर अब तकसीम है ना, मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे जो वकला हजरात हैं, वो दायरे ये बहस होगी वहां पर भी। और इसको, इस बहस के ऊपर ये बहस जब चलेगी तो किसी को ये अप्रैल में क्या होने जब क्या पूरा मार्च, और उसी मार्च में बिल्स आएंगे लोगों के, उसी मार्च में जो है ये जेल भरो तहरीक के सुर्ख पे जाती है, उसी मार्च में समातें हो रही हैं, उसी मार्च में ये गिरफ्तारियां, उसी मार्च में। इशू ये है सारा कि इसको जो भी फैसला, और डेट है अप्रैल की, इसी में इंपीच करना है सदर को, इसको सदर ने हटाया है क्या, ये फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो भी सुप्रीम, रोज समात होती है तो भी, हर रोज समात होती है तो भी, रमजान शुरू हो जाएगा तो भी, ये कम से कम मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम कोई 25 दिन या महीने से, या ये बहुत लंबा ये इस पे आर्गुमेंट है। तो डॉक्टर साहब क्या इंतखाबात वक्त पे होता आप देख रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें मुझे बताएं कि खान साहब ने कहा इलेक्शन करवाओ 9 को, और ये 4 या 5 तक, या यानी मार्च तक, या आप समझें कि 4 या 5 अप्रैल तक, या आप समझें कि मार्च के आखिर तक, यानी हफ्ता पहले, 4 दिन पहले एक अचानक फैसला हुआ। ठीक है, बेंच कैसे बनेंगे, लार्जर, फुल कोर्ट, आगे पीछे। इशू ये है कि उसमें नहीं होगा, ये ऐलान हो गया तो क्या होगा, इलेक्शन हो रहा है और करवाया जाए तो हो गया तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी क्या रियासत तैयार है दोनों फैसलों के लिए, होगा इलेक्शन या नहीं होगा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, समातों में, और बाहर बेचैनी है, वो राब्ता मुहिम शुरू है, ये वो फैसला अगर वहां चल, और साथ ही बीच में ऑडियो, और बीच में ये बेंच कौन उसका बन रहा है, उसका बन रहा है, ऐसे बन रहा है, हुकूमत कह रही है, अपोजिशन कह रही है, वो कह रही है, ये सारे मामला। तो अपना दोस्तों रिश्तेदारों, फिर दोनों वहाँ के लोगों का सब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।